नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BBD एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं पारा मेडिकल और RTI प्रवेश परीक्षा के लिए साइंस का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न को। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित झंझा आती है। तो दोस्तों, जहां पे तड़ित झंझा आती है उस स्थानों को आपको आइसोब्राइट्स कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों, तापमान घटने के साथ साथ किसी भी वस्तु का प्रतिरोध जो होता है वो आपका घटता जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो किया था वो आपको जोसेफ स्टेफेडिन ने किया था। यानी जोसेफ स्टेफेडिन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है। तो दोस्तों, पृथ्वी से पृथ्वी पर जो मार करने वाली पहली देशज मिसाइल है उसका नाम है आपका पृथ्वी। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो दोस्तों, इसका जो सही कारण होता है वो आपका होता है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी। तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल को उन्होंने जो है वो आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था और उसके लिए ही उन्हें आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। तो दोस्तों, जो आपका अभिक्रिया के दौरान जो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करती है उसके लिए जो दो तत्व जो है वो आपका पहला है बोरोन और दूसरा है कैडमियम। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि। तो दोस्तों, इसका जो कारण जो है वो है उसका कि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की भी बचत होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। तो दोस्तों, पानी को अत्यधिक प्रदूषित करने वाली जो धातु है वो आपका है आर्सेनिक। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरेनियम विखंडन की सततः प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, उसमें जो कण की ज़रूरत होती है वो आपका होता है कि इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि शीशे से संचलन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, शीशे से संचलन वाले सेल में जो अम्ल का प्रयोग होता है वो आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। दोस्तों, यहाँ से आपका जो है 11 नंबर प्रश्न से आपका केमिस्ट्री का पार्ट शुरू होता है। उसके पहले आप फिजिक्स देख रहे थे। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। तो दोस्तों, साबुन बनाने में जो निहित प्रक्रिया है वो आपका है सामुनीकरण कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। तो दोस्तों, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है आपका मिथनॉल का। यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं हम अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न कह रहा है कि सामूहिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो दोस्तों सामूहिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव पदार्थों के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों जैव पदार्थों के संलेपन में जो आपका रसायन का प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है कि जल में फॉर्मेल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पाद है, तो दोस्तों साबुन उद्योग को मिलने वाला जो उपोत्पाद है वो आपका है ग्लिसरॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या जो है वो आपका है 28। आइए देखते हैं हम 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है, तो दोस्तों सोडियम को है जो है वो आपका केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि, तो दोस्तों इसका जो मेन कारण होता है वो आपका होता है कि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है, तो दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस को जो है वो आपको शीतल जल यानी ठंडा जल में रखा जाता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। दोस्तों यहाँ से जो है वो आपका बायोलॉजी का जो है वो आपका पार्ट स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, तो दोस्तों जो आपका AB जो है वो AB को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो आपका कैल्सीफेरॉल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा जो है युग्म में जो है वो आपका जोड़ा जो है वो आपका मेल नहीं खाता है, तो दोस्तों वो जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विटामिन के को टेकोफेरॉल, ये आपका जो है वो मेल नहीं खा रहा है। दोस्तों विटामिन ए रेटिनॉल ये सही है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड ये भी सही है, विटामिन बी थायमिन ये भी सही है, और विटामिन के ए टेकोफेरॉल नहीं होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आइए इसमें पहला प्रश्न कह रहा है विटामिन ए रतौंधी ये सही है, विटामिन बी बेरी बेरी ये भी सही है, विटामिन सी अस्क्रबी ये भी सही है, विटामिन डी नपुंसकता ये बिल्कुल गलत है, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से अस्क्रबी रोग होती है, लेकिन विटामिन डी की कमी से नपुंसकता नहीं होता है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कौन सा विटामिन जो है वो आपको जल में घुल सकता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन बी और ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी, यानी ये दोनों जो है वो आपका जल में घुलनशील है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, तो दोस्तों लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है वो आपका 120 दिन का होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, तो दोस्तों शरीर में ताप का जो नियंत्रण करता है वो आपको हाइपोथैलेमस कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो आपका होता है ऑक्सीजन का वहन करना। चलिए देखते हैं हम 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का जो महत्वपूर्ण घटक है वो आपका है लोहा, यानी हीमोग्लोबिन में आपको आयरन पाए जाते हैं।
आइए देखते हैं हम आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न कह रहा है कि किडनी का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों किडनी का मुख्य कार्य जो होता है वो आपका होता है कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना, यानी शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को निकालना। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों वो आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपके कोई भी छोटे भाई बंधु दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं, अगर इस बार वो मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस बार इन्हें मैट्रिक की एग्ज़ाम देना है तो वो हमारे इस चैनल BBD एजुकेशन से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे उनको मैट्रिक की बेहतर तैयारी कराई जाएगी।